हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें, मनोविज्ञान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम रूडोल्फ गोएकले ने किया था। और ये शब्द आया कहाँ से था तो लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलोगस, जिससे मिलकर बना है साइकोलॉजी आपका। इसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं। और रूडोल्फ गोएकले की एक पुस्तक आई थी साइकोलॉजिया, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को अलग किया था। ठीक है, तो इनके श्रेय दिया जाता है। इस कारण से मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं, लेकिन अमेरिकी लोग विलियम जेम्स को मानते हैं, क्योंकि ये एक अमेरिकी थे। ठीक है, इसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आपके विलियम वुंट साहब हो जाएंगे इसके जनक। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग नगर में की गई थी, जो 1879 में की गई थी। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो जीन पियाजे आपके हो गए। और सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन को माना जाता है। ये आप एक नज़र बस देखें। ठीक है, बाकी मनोविज्ञान का जो इतिहास रहा है, पहले इसे आत्मा का विज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया, पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो इसमें जो मानने वाले थे वो प्राचीन यूनानी दार्शनिक जैसे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये लोग थे। इन्होंने कहा कि ये जो है आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा के विज्ञान से मन का विज्ञान हो गया, जो पोम्पोनाजी हैं, इन्होंने कहा 17वीं शताब्दी में। इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विलियम जेम्स हो गए, वुंट हो गए और टिचनर साहब हो गए। ये लोग बताए कि नहीं, ये चेतना का मनोविज्ञान है। इसके बाद विलियम मैकडूगल आए, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये पूछा जाता है आपके फैक्ट के रूप में, जो आपका यूपीटीटी एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि जो विलियम मैकडूगल हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है। यानी कि या तो ऐसे पूछा जाएगा पुस्तक का नाम क्या है, या पुस्तक का नाम दे देगा कौन सा विलियम वुंट साहब का है, या फिर आपको दे देगा मिलान करने के लिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी आलोचना कुछ लोगों ने की। तो जो विलियम मैकडूगल है, 1905 में सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान इसे कहा। ठीक है, 1908 में वापस इन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यवहार का मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए आज तक व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। ठीक है, इसके समर्थक भी रहे आपके पावलाव हो गए, हल हो गए, स्किनर हो गए। ठीक है, ये लोग थे इसके समर्थक। बाकी अब हम चलते हैं, अगर मनोविज्ञान की परिभाषा देखें तो स्किनर ने मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर कहा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार या अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ज़्यादा चीज़ें आप देख लेंगे, ई बुक में आपको मिल जाएगा सारी चीज़। तो यहाँ पे वृद्धि एवं विकास के बारे में समझते हैं। जो हमारा बाल विकास है अब यहाँ से शुरू होता है, वो था उसका इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास था, उसको मैंने आपको बताया शॉर्ट में, ताकि कहीं से आपसे कोई पूछता है कि मनोविज्ञान है क्या, तो आप कैसे बताएंगे ये सारी चीज़ें। मनोविज्ञान का जनक कौन है, या फिर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं, लेकिन अमेरिकी लोग विलियम जेम्स को मानते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फिलॉसफी से साइकोलॉजी को अलग किया था 16वीं शताब्दी में। तो इस कारण से अरस्तु को हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विकास की अगर बात करें, वृद्धि और विकास जो आपका है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है, सतत चलती है, यानी जीवन पर्यंत ये चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के आप परिवर्तन देखेंगे। कि इसमें क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, मतलब कि विकास जो होता है इसे हम देख भी सकते हैं। जैसे वृद्धि हुआ, वृद्धि भी तो विकास का पार्ट है। मतलब किसी का अगर हाथ बढ़ा है या
पैर बड़ा, यानी कोई छोटा बच्चा है आप समझिए इस प्रकार से, तो अगर उसके शारीरिक विकास यानी शरीर में धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है अंगों में, तो उससे हम शारीरिक विकास ही तो कहेंगे। तो ये जो होता है इसमें हम उसके क्या होते हैं, ये मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी जो सामने से जो दिखाई दे, जैसे बुद्धि हो गया, आपका बुद्धि का जब विकास होगा तो इसकी मात्रात्मक इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं उन्हें हम मात्रात्मक कहते हैं, और जिनको हम सिर्फ अंदर से देख सकते हैं तो मतलब अगर विकास कितना हुआ है अगर ये पता नहीं चलता है, वहाँ पे गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि विकास क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ऐसे देता है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास, और यह एक निश्चित क्रम में होता है। और विकास ऐसा नहीं कि अपने देश के बच्चे में अलग होगा और बाहरी देश के बच्चों में अलग होगा, नहीं, उनकी जो अवस्थाएं होंगी वो सेम होंगी, जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और ये क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कौन? विकास। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है विकास। विकास को सही सही मापा नहीं जा सकता है, मैंने आपसे बताया विकास को सही सही नहीं मापा जा सकता है, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि इसका प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि विकास कितना हुआ है। ठीक है, इसको एग्जैक्ट माप नहीं सकते हैं। अच्छा, व्यक्ति का विकास कई प्रकार से होता है, यानी व्यक्ति से मतलब है कि बालक का जो विकास होता है उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावात्मक विकास हो गया, सामाजिक। इसे हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास कह सकते हैं, ये यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी, सर्वांगीण विकास। ठीक है, उसके सर्वांगीण विकास से मतलब यहाँ पे तो जो बच्चा है, बालक है, उसका सर्वांगीण विकास, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं बाल विकास यानी कि विकास के अंतर्गत। ठीक है, विकास में सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, अर्थात ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, यानी इसको दोहराया नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब रिवर्स में नहीं लाया जा सकता है, मतलब कि कितना विकास हुआ उसको फिर बैक हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी की ग्रोथ होती है तो वो विकास का पार्ट है, और ग्रोथ हुई, उसकी वृद्धि हुई शरीर में, तो फिर उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो नेचुरल है और एक समय बाद रुक भी जाता है, जिसके बारे में आगे देखेंगे हम। तो वृद्धि से आशय शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाला परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। जैसे में आपका हो गया लंबाई, भार हो गया, ये क्या है, मस्तिष्क हो गया, जो आपकी बुद्धि होती है उसे हम माप सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि क्या हुआ, मैंने आपको बताया, जो शरीर के बाहरी होते हैं। ठीक है, बाहरी हिस्से होता है, जैसे कि माप सकते हैं हम, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, मैंने आपसे पहले भी बताया वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर चलता है, और तब तक चलता है जब तक वो बच्चा जन्म मतलब माँ के गर्भ में है, तभी से गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है विकास। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु तक चलता है। तो विकास क्या होता है, नहीं रुकता है, लेकिन वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है यहाँ पे। तो निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, यानी कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो पहले वो क्या होता है, अपने माता पिता पे निर्भर होता है, यानी माता पिता पे यहाँ पे बच्चा क्या होगा, निर्भर होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो वो क्या होता है, आत्मनिर्भर बनता जाता है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। चलिए आगे चलते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यानी वृद्धि और विकास में अंतर अगर देखें तो वृद्धि की बात करें पहले, तो इसमें क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में क्या होता है, दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं विकास के अंतर्गत। अगला पॉइंट है वृद्धि में, यह सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन आदि का बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि का हिस्सा है, लेकिन विकास में देखें इसमें कई प्रकार से विकास शामिल है, जैसे शारीरिक हो गया, आपका मानसिक हो गया, तो ये सारे क्या पॉइंट हो गए, आपके विकास के पॉइंट हो गए।
अगला है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। ठीक है, जो वृद्धि जो ग्रोथ हुई है आपका शारीरिक कितना चेंजेस हुआ है उसको हम माप सकते हैं, लेकिन विकास जो है उसको मापना क्या है, कठिन है। यानी कि उसको प्रिडिक्शन सिर्फ लगा सकते हैं, इतना आप समझे। जो मैंने आपसे पहले बताया कि इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ है, लेकिन माप नहीं सकते हैं क्योंकि मापना इसका कठिन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है किसमें, वृद्धि में। और विकास में क्या होता है, प्रकार्यात्मक परिवर्तन इसमें होता है। ठीक है, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी विकास कई प्रकार से हो सकता है, इसका मतलब ये है। अगला पॉइंट है वृद्धि में, यह एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। यानी कॉन्टिन्यूटी होती है इसमें, किसमें, विकास में, लेकिन ग्रोथ में नहीं होती है। ग्रोथ एक निश्चित समय बाद रुक जाती है। अब बाल विकास का क्षेत्र क्या है, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का जो क्षेत्र होता है, पहले तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। अगला है सोशल डेवलपमेंट जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। अगला है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे संवेग, हमारी भावनाएं, जैसे कोई बच्चा क्रोधित हो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, तो ये उसके क्या है, भाव हैं, संवेग हैं। और समाज में तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसका शारीरिक विकास होगा। उसके बाद उसकी बुद्धि बढ़ेगी, यानी संज्ञान का विकास होगा। बुद्धि बढ़ेगी तो वो समाज में क्या करेगा, रहना चाहेगा। तो समाज से जब जुड़ेगा, सामाजिक, इसके बाद आएगा आपका संवेग, यानी कि समाज से जुड़ेगा तो समाज में क्या है, सुख है, दुख है, तो उनको देख करके वो क्या होगा, दुखी होगा, वहाँ से क्रोधित भी हो सकता है, कोई गलत चीज़ देखेगा तो। फिर यहीं से मतलब इसका संवेग होता है। ठीक है, संवेगिक विकास होता है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको याद करना बहुत आसान है। पहले शारीरिक हो गया, फिर संज्ञानात्मक हो गया, फिर सामाजिक हो गया, फिर सामवेगिक हो गया। एक क्रम में मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके समझते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, यह शरीर के विभिन्न भागों में विकास से संबंधित है। इसमें जैसे कि लंबाई आपका हो गया, भार हो गया, हाथ पैर या मांसपेशियों में विकास दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, मतलब दो प्रकार से आप देख सकते हैं विकास को। एक मोटर डेवलपमेंट होता है जिसे स्थूल गति कौशल कहते हैं, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। एक फाइन मोटर स्किल होता है, सूक्ष्म गति कौशल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट तो यहाँ पे आप समझें, मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास शारीरिक विकास का एक भाग है। इसमें आता है दो पॉइंट आपके, एक ग्रॉस मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। जो ग्रॉस मोटर स्किल है यानी कि स्थूल गति कौशल, इसमें आपका आता है जो बड़ी मसल्स आपकी प्रयोग होती हैं, जैसे आप दौड़ते हो, कूदते हो, या फिर आपके जो धावक होते हैं ना, उनके हाथ पांव चलते हैं, या क्रिकेटर होते हैं उनके हाथ पांव चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वो क्या सभी आ जाएंगे इसमें, ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास दो तरीके से हो रहा है, गत्यात्मक विकास। ठीक है, तो इसमें बड़ी मसल्स यानी बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं आपकी, वो प्रयोग में होती हैं। जैसे देखिए, घुटनों के बल चलना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना, कूदना, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आ जाएंगी जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। अगला है सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, जिसमें हमारी छोटी मसल्स का प्रयोग होता है, जैसे हमारी फिंगर्स हो गई, अंगूठे हो गए, ये सारे। ठीक है, तो अंगूठे और उंगलियों को अगर देखें हम, तो जैसे हम सिलाई के काम कर रहे हैं, या कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, या फिर सुई में धागा डाल रहे हैं, या लिखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो आप, कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे जो स्क्रीन पे, तो वो सारी हमारी क्या है, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपकी क्या होती है, पेंटिंग जो आप करते हो या कोई चित्र बनाते हो, चित्रकार हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी आपकी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। और इसमें कपड़े में अगर आप बटन लगा रहे हैं, या कोई स्विच है, फैन का स्विच है, या मोटर है, या कुछ भी है, उसको ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो आपकी फाइन मोटर स्किल में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो ग्रॉस मोटर स्किल हमारा है, ग्रॉस मोटर स्किल, तो उसमें आपका आ जाएगा बड़ी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, और जो
आपका फाइन मोटर स्किल है, उसमें आपके छोटे मसल्स यानी कि फिंगर्स और अंगूठे वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम दूसरा पॉइंट के रूप में चलते हैं, यानी कि शारीरिक विकास हो गया, अब बच्चे के संज्ञान का विकास होगा। ठीक है, चलिए संज्ञान का विकास होगा तो समझें इसको। इसमें बच्चा क्या करता है, तर्क यानी कि चिंतन करना, तर्क करना यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन, स्मृति, समस्या समाधान यानी कि भाषा हो गया, आपका बुद्धि हो गया, ये सारे चीज़ें जो होती हैं इसमें आ जाती हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यानी अगर बच्चा क्या करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम समझेंगे। उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। स्मृति, उसकी समस्या समाधान करने की शक्ति बढ़ रही है, या फिर भाषा कौशल उसका विकास हो रहा है, या फिर यहाँ पे बुद्धि उसकी मतलब तीव्र है या बहुत अच्छी है। तो जो बुद्धि होती है कई प्रकार की होती है, आगे हम बताएंगे आपको। उसमें क्या हो रहा है, उसके संज्ञान का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सामाजिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट है सामाजिक विकास की। तो इसमें अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इनको मानते हैं, इसलिए समाज में क्या करता है, रहने के लिए उसे मतलब समाज का नियम और कायदा कानून मानना पड़ता है, यानी उसके बारे में सीखता है। तो यहाँ पे हम सोशल डेवलपमेंट से कह सकते हैं बच्चे का सामाजिक विकास जो होता है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसके संवेगों का विकास होगा, यानी कि वो बच्चा समाज से जब जुड़ जाएगा तो इसमें देखिए भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ये सारी चीज़ें वो कहाँ सीखता है, समाज से सीखता है। तो उसके संवेगों का विकास यहाँ पे होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, धन्यवाद उसके लिए। अब बात करते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से 4 होती हैं। पियाजे के अनुसार भी हम देखेंगे क्या क्या अवस्थाएं हैं। जब पियाजे का लेक्चर देखेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि ये जो विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और कब से कब तक की होती हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन्फेंसी की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था जिसे हम कहते हैं, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा अभी जन्म लिया और 2 वर्ष तक की उसकी अवस्था क्या होगी, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था के अंतर्गत आएगी। इसकी विशेषताओं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी पहले जान लेते हैं कौन कौन सी अवस्था होती है। तो ईयरली चाइल्डहुड जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, ये 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष होता है। ठीक है, कहीं कहीं 2 से 6 लिखा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे 0 से 2 है और 2 से 6 आप ले सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड की बात करें, उत्तर बाल्यावस्था, तो ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला है एडोलसेंस जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, आइए अब एक एक करके समझते हैं। उन अवस्थाओं से पहले एक और अवस्था आती है। देखिए 4 स्टेज के बारे में मैंने बताया, उससे पहले एक अवस्था होती है जो होती है प्री नेटल स्टेज, जिसे हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था। यानी बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी कि प्री नेटल पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसे प्रसव पूर्ण अवधि कहते हैं या प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चा अपनी माँ के जब गर्भ में होता है, यानी कि जन्म से पूर्व का जो समय होता है उसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि जो होती है वो 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 महीने, ये आपके ऑप्शन में दिखेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसी के अप्रॉक्स में भी आ सकता है। तो ये 280 दिन आप याद रखें, या 40 सप्ताह या 9 महीने। ठीक है, ये समय होता है प्रसव का, प्रसव पूर्व अवस्था का। इस समय बच्चे का विकास सबसे तेज़ी से होता है, यानी बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसका विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है,
बच्चे के जन्म के बाद शुरू के जो 14 दिन होते हैं उसे हम नवजात शिशु के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, बच्चा का अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो 14 दिन तक उसको हम नवजात शिशु के रूप में जानते हैं। अगला इन्फेंसी, जो पहली आपकी अवस्था थी मैंने आपको बताया, तो ये होता है बच्चा का जो जन्म होता है उससे लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय होता है उसे हम शैशवावस्था काल कहते हैं, यानी शैशवावस्था इन्फेंसी कहते हैं। इसमें बच्चा शारीरिक विकास मानसिक विकास तेज़ी से होता है। इस अवस्था में जब बच्चा जन्म लेता है, पहले तो गर्भ में हो रहा था, लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो उसका मानसिक विकास तेज़ी से होता है और शारीरिक विकास तेज़ी से होता है 2 वर्ष तक। इसके बाद फिर स्लो हो जाता है। ठीक है, बच्चा अपनी इंद्रियों से यानी सेंसेस द्वारा सीखता है। ठीक है, अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है, जो भी करता है इशारों में करता है। आपने देखा होगा हाथ पांव ऐसे चलाना, हिलाना डुलाना ऐसे करता है। ठीक है, इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, संवेदनशील काल कहते हैं। अगला है ईयरली चाइल्डहुड, जिसका समय 2 से 6 वर्ष तक का है। इस काल में बच्चा क्या होता है, आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंट्रिक होता है, खुद पर वो जोर देता है। इसे खिलौने की उम्र कहते हैं। ठीक है, टॉयज किसको कहते हैं, आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि ईयरली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, टॉयज। खिलौनों की उम्र जो होती है वो यही तो होती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा समय बच्चा अपने खिलौनों के साथ बिता देता है, यानी गुड्डे गुड़ियों के साथ वो समय व्यतीत करता है। इसके बाद जब वो लेटर चाइल्डहुड में आएगा यानी उत्तर बाल्यावस्था में, तो स्कूल जाना शुरू कर देता है। हालांकि आजकल के बच्चे थोड़ी फास्ट हैं, तो यहाँ पे नकल करके वो क्या करता है, काउंट करता है, यानी सीखता है बच्चा किस प्रकार से अनुकरण करता है यहाँ पे। ठीक है, नकल करता है बच्चा, यहाँ पे नकल के द्वारा सीखता है जो आप करेंगे। अब मेरे घर पे बच्चा है तो वो क्या करता है कि अगर उसको आप किसी ने डांट दिया तो उसने क्या किया, अपने हाथ से ही बंदूक चलाना शुरू कर देता है और आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी 3 साल का है, तो इस अवस्था में वो आता है, काउंट होता है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वो क्या करता है, नकल करता है। ठीक है, सीखता है, अनुकरण करता है। अच्छा, भाषा अध्ययन यहाँ पे क्या होता है, तीव्र गति से होता है। बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, भाषा का विकास के लिए संवेदनशील काल कहा गया है, क्योंकि जो देखता है वही सीखता है, उसी के हिसाब से चलता है बच्चा। ठीक है, और 6 वर्ष तक की उम्र आते आते बच्चा क्या करता है, अपने फाइन मोटर स्किल्स, जिसकी मैंने आपको बात की थी विकास के समय, तो फाइन मोटर स्किल्स यानी अपनी छोटी मसल्स का प्रयोग करना सीख लेता है। अगला है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक का समय होता है। इसे गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है वो टोली में रहता है, यानी ग्रुप में रहना पसंद करता है, और यहाँ वो मित्रता करना भी चाहता है कि उसकी मित्रता जो है वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, यानी कि लंबे समय के लिए वो क्या करता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है यानी करता है। ठीक है, इस तरह की उसकी सोच होती है। बाकी एलिमेंट्री स्कूल है, इसको हम आरंभिक स्कूल की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब 6 से 12 वर्ष का होता है तो इसी में वो स्कूल जाना भी सीख जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। क्यों गंदी अवस्था से मतलब इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, कपड़े वगैरह इसको पता नहीं रहते हैं, इसको लगता है कि नहीं मैं गंदा करूँगा तो कोई मेरी मम्मी होंगी या फिर जो भी घर में वो धो देंगे कपड़े, तो इस तरीके से वो कीचड़ वगैरह लगा करके चलाता है। जो आप टाइड वगैरह का प्रचार देखते हो वहाँ पे भी बच्चा गिर जाता है जब, तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो घर पे जाता है तो उसकी मम्मी टाइड से कपड़े को साफ कर देती हैं। तो ये इसका आप ले सकते हो। ठीक है, गंदी अवस्था का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। शारीरिक विकास इसमें धीमी गति से होता है, यानी कि उसके शारीरिक विकास में परिवर्तन बहुत स्लो होता है। इसमें तार्किक जो चिंतन होता है, जो लॉजिकल आपके थिंकिंग होती है वो हाई होती है। इस अवस्था में बच्चा मतलब सोचता है, ज़्यादा सोचता है। पियाजे कहते हैं कि पियाजे जो है ना, इस अवस्था को कहते हैं जो अवस्था होती है आपकी 5 से 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसे ये कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, पियाजे क्या कहते हैं, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का होता है अवस्था, और इसी में इसको काउंट किया जाता है। रोशनी से एक बात कही है, वो है मिथ्या परिपक्वता का काल।
ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो रॉस नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। 12 से जो 18 वर्ष तक का समय होता है, यानी WHO के अनुसार देखें हम तो 10 से 19 वर्ष का समय, तो इसे हम कहते हैं एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो आपके बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्ण काल, स्वर्णिम काल, जो भी आप कह लीजिए, इसे कहते हैं तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किसको? किशोरावस्था को कौन कहता है? स्टैनले हॉल। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, मैंने यहाँ पे पॉइंट इनका नाम इसलिए दिया है ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहते हैं? अब क्या बताएंगे? उत्तर बाल्यावस्था। किसने कहा था मिथ्या परिपक्वता का काल? तो रॉस ने कहा था। अब यहाँ पे आ गया आपका तनाव तूफान की अवस्था, स्टैनले हॉल। आपका ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। बदले की भावना, इसे हम कहते हैं विद्रोह की अवस्था। यानी आप देखे होंगे जब इस अवस्था में बच्चा रहता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिवार के लोग ज़्यादातर मतलब समझाने में ही लगे रहते हैं कि मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाता है कहाँ क्या है। अगर बच्चे पे मतलब कंट्रोल करने का मतलब, अगर बच्चे से मित्रता का व्यवहार अगर इस स्टेज में करते हैं 12 से 18 के वर्ष की उम्र में, तो शायद बच्चा जो है एक अच्छा आप कह सकते हैं परवरिश उसको मिल सकती है इसमें। तब तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? यहाँ पे स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, अगला है वीर पूजा का काल। मतलब भगत सिंह को देखेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद बन देखे मतलब उनके बारे में सुनेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा। अब यहाँ पे अगर देखेगा किसी हीरो को, अब सलमान खान को देखा, उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, सलमान बनना है, उसके दिमाग में ये चीज़ हो जाएगी। मतलब जो चीज़ देखेगा उसके अकॉर्डिंग वो करने की सोचेगा, इसलिए इसे वीर पूजा का काल भी कहा गया है। अच्छा, इसमें पहचान की संकट भी होती है, क्योंकि इसमें बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मतलब उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है यहाँ पे, और शायद इसी में बिगड़ भी जाता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे पहचान की संकट होती है, यहाँ पे उसे समझाना चाहिए ऐसे जगहों पे। और संवेगों में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस होते हैं, परिवर्तन का काल कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है संक्रमणकालीन अवधि होती है, आक्रामक होता है, तार्किक सोच उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है यहाँ पे विकसित हो जाती है सोचने में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अगला है बाल विकास के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको देखते हैं। इसमें एक आता है निरंतरता का सिद्धांत। एक मिनट, तो यहाँ पे आता है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। निरंतरता के सिद्धांत हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना आप। विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती है। हल्लाक ने कहा था विकास निरंतर चलता रहता है, जो गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। मैंने आपको बताया गर्भाधान का मतलब है वही जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। तो ये बात किसने कही है? तो हल्लाक ने कहा था कि विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब से उसका विकास शुरू होता है और मृत्यु तक उसके चलता रहता है, जब तक बच्चे की मतलब पहले बच्चा जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, वयस्क होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक उसका विकास जो होता है चलता रहता है। ठीक है, विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। तो विकास शैशवावस्था और किशोरावस्था में तेजी से होता है। विकास की जो दर होती है वो विभिन्नता उसमें पाई जाती है। अगला है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास में विभिन्नता पाई जाती है, इसको मानना पड़ेगा। और कोई भी दो व्यक्ति विकास में समान रूप से नहीं हो सकता है, यानी किसी में ऐसा नहीं कि समान सब में विकास होगा, लेकिन स्टेज जो होते हैं, अवस्थाएं जो होती हैं वो सेम रहेंगी, विकास किसी में कम ज़्यादा हो सकता है।
चाहे जुड़वा बच्चे हों, चाहे एक ही माता पिता के हों, या फिर मतलब जुड़वा बच्चे हों जिसे हम ट्विंस कहते हैं, या एक ही माता पिता से जन्मे संतान हो, तो उनमें भी चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो कुछ न कुछ उनमें परिवर्तन जरूर रहता है, तो कहीं ना कहीं समान रूप से उनका विकास नहीं रहता है। ठीक है, अगला है विकास क्रम की एक रूपता यानी निश्चित क्रम का सिद्धांत, जिसमें आप देखेंगे विकास का जो क्रम होता है वो सार्वभौमिक, यानी कि अगर अपने देश का बच्चा है या विदेश में किसी भी कंट्री का बच्चा है तो उसका जो विकास का क्रम होगा, यानी कि सिर से लेकर के पाँव तक जो विकास होता है सिर से उसके पाँव की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, याद कर लेना इसको। ठीक है, सिर से लेकर पैर की ओर होता है, पाँव आप कह लेते हो, पैर कह लेते हो। ठीक है, पैर की ओर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक रूपता, यानी कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी सारे कंट्री के बच्चों में विकास क्या होगा, एक जैसा होगा, सार्वभौमिक है, सेफोलोकोडल अनुक्रम। ठीक है, यानी कि वही मैंने बताया कि जो बच्चा होता है उसका जो गर्दन की ओर से होता है विकास, यानी सिर से लेकर के पाँव तक होता है। ठीक है, पाँव की ओर होता है। अगला है सर्वसम्मत क्रम, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू आउटसाइड आप कह सकते हो, यहाँ होता है विकास। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी मस्तोन्मुखी इसको कहते हैं, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, इसलिए विकास की दिशा का सिद्धांत इसे कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें सबसे पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है। ठीक है, फिर अंग के भागों का आपस में क्या होता है, जुड़ना होता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसमें आप देखेंगे विकास के सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, जो परस्पर संबंध है। शारीरिक, बौद्धिक, संवैगिक और सामाजिक विकास इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विकास होता है। जनरल टू स्पेसिफिक किसको कहते हैं, जी यस, आप याद रख लें, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला है वर्तालुकार। ठीक है, प्रगति का सिद्धांत वर्तुलाकार है, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, इससे जैसे विकास क्या होता है, रेखीय न होकर वर्तुलाकार के रूप में होता है। अगला है अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत, इसे हम कहते हैं परिपक्वता और अधिगम क्या होते हैं, परस्पर क्रियाशील होते हैं। अगला पॉइंट है सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है, अर्थात सिर से पैर की ओर ही होता है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर इंग्लैंड का बच्चा है तो उसमें क्या होगा, पैर से सिर की ओर होगा, नहीं, ये क्या होता है संपूर्ण मानव जाति में जो होता है वो विकास का एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में होगा। अब कोई जानवर है जैसे शेर है, तो यहाँ पे जो शेर का बच्चा होगा ना वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही उसका विकास होगा जैसे मतलब अलग कंट्री में होगा। हाँ, कलर अलग हो सकते हैं लेकिन जो प्रजाति रहेगी सेम प्रजाति में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो विकास जो होता है व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका जो होती है अहम होती है, क्योंकि एक बच्चे को हम जैसा माहौल देंगे, जैसा वातावरण देंगे और जैसा उसका मतलब माता पिता होंगे, उसी के अनुसार उनके जीन द्वारा जो गुण आते हैं, तो उन दोनों को मिला करके काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दोनों की वजह से बच्चे का विकास जो होता है अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए इसको कहा गया। बाकी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो विकास को प्रभावित करने वाले वैसे तो अनेक कारक हैं, जिनमें हम कुछ कारक आपको बताते हैं, जैसे आनुवंशिकता हो गया आपका, वातावरण हो गया, पोषण, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, आयु, परिवार, विद्यालय, लिंग भेद, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, इसके बाद प्रकृति, प्रजाति और संस्कृति। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसके कुछ अन्य कारक हैं जैसे निद्रा, उसके विकास में क्या है, उसके कारक हैं, उसको रोकते हैं विकास को, जैसे निद्रा, बच्चा अधिक सोएगा तो फिर क्या पढ़ेगा नहीं तो, या कोई कार्य नहीं करेगा तो उसका विकास कहाँ से होगा। अगला है व्यायाम,
अगर इस तरह की चीज़ें आप नहीं करते हो, खेल कूद या व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर खेल कूद भी प्रभावित करता है। इसके बाद मनोरंजन, इस तरह की चीज़ें अगर बच्चा नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो मतलब अपना ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर पाता है। फिर शुद्ध हवा और धूप, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शुद्ध हवा और धूप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो विकास को प्रभावित करने में कारक के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अगला अधिगम और लर्निंग, जो आपका अधिगम और अध्ययन है उसको हम देखेंगे अगली पॉइंट, जब अगली क्लास आपकी होगी तो इसके आगे की क्लास हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।